जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की मिट्टी या मृदा तथा जलवायु के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में एमपीएसआई, एमपी पुलिस तथा पटवारी, साथ ही वन रक्षक और जेल प्रहरी की पोस्ट आने शेष हैं। अतः इनको दृष्टिगत रखते हुए हम मध्य प्रदेश की मिट्टी और जलवायु के वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ थोड़ा मैप में मैं दिखाना चाहूँगा। ये काली मिट्टी का क्षेत्र हो गया, मुख्य रूप से ये काली मिट्टी का एरिया हो गया। काली मिट्टी भी मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की होती है: साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी। फिर आप देखेंगे जो उत्तर वाला एरिया है, ये देखेंगे जलोढ़ मृदा का एरिया हो गया। इसी प्रकार ये जो बुंदेलखंड का एरिया है, ये मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र हो गया। किन मिट्टियों को मिश्रित है देखेंगे, इधर काली मिट्टी है और इधर लाल पीली मिट्टी। अतः लाल पीली और काली मिट्टी का मिश्रण है, मिश्रित मिट्टी है। इधर ये पीली मिट्टी जो विंध्य कगारी प्रदेश है या रीवा पन्ना का पठार है, और पूर्वी पठार या बघेलखंड का जो पठार है, यहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और मध्य प्रदेश के सबसे कम भूभाग में, जो कि बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों के कुछ भागों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जो कि बागानी फसलों के लिए प्रसिद्ध है। चाय, कॉफ़ी के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये मिट्टी देखेंगे। आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको लोकेशन बताएंगे, कहीं ना कहीं लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ मैप में दिया है। चलिए, थोड़ा जलवायु को भी साथ में लिया हूँ, तो जलवायु से संबंधित जो है तो मैप भी देख लेते हैं। तो ये देखिएगा, ये जलवायु का है। तो मध्य प्रदेश को यदि मुख्य रूप से कहा जाए तो 4 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। ये उत्तर का मैदान है, ये आपका मालवा पठार है दूसरा। तीसरा जो है तो देखेंगे नर्मदा सोन घाटी है, और चौथा है विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र, विंध्य तथा सतपुड़ा का पठारी क्षेत्र। यह विंध्य क्षेत्र हो गया इधर, और इधर सतपुड़ा क्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 4 जलवायु क्षेत्र हैं। तो यहाँ सारी जानकारी आपको दी हुई है। चूँकि इसके लिए एक मैं डिटेल से वीडियो बनाऊँगा जलवायु और मिट्टी के लिए, केवल मैपिंग में ही पढ़ाऊँगा। चूँकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पढ़ना है, अतः उसके लिए उपयोगी होगा, अतः मैंने मैप में दिखाया है। चलिए, तो दोस्तों आगे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ना शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज शुरू करते हैं क्लास को। मध्य प्रदेश की मृदा एवं जलवायु पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, शैलों के विखंडन तथा नियोजन से उत्पन्न टीले एवं असंगठित भू पदार्थों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिएगा, यहाँ ऑप्शन है। ऑप्शन आ है पठार, पहाड़, मृदा, इनमें से कोई नहीं। तो आप भी अपना आंसर देते रहना। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिएगा, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था, लाइव क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि चट्टानों के अपर्दन या क्षरण से मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे इसका सही आंसर क्या होता है, होगा मिट्टी, होगा मृदा, होगा। यहाँ क्यूज भी मैंने बनाया है, देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, ऐसे भी देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, मृदा है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो है क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चूँकि क्लास में मैंने बताया था, इसलिए थ्योरी इसको पढ़ा है, और आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आपसे भी अच्छा बेहतर बन रहा होगा। तो चलिए, मध्य प्रदेश की कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर काली मृदा पाई जाती है? आप ऊपर मैंने मैप आपको दिखाया है कि कौन सा क्षेत्र जो है तो काली मिट्टी का क्षेत्र है, कौन सा जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, कौन सा मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र है, कौन सा लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है, और कौन सा लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में टोटल आपको पता है कि 5 ही प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी का टोटल पूरे मध्य प्रदेश से कहें अपने आप में 100%, और 100 में काली मिट्टी का कुल क्षेत्र कितना है? 47% है। याद रखेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं, यहाँ क्यूज के माध्यम से भी देखते हैं, है ना। पहला ऑप्शन ए सही है, 47% है। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों आप भी बताइएगा, काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, जो काली मिट्टी है इसका पीएच मान होता है 7.5 से लेकर के 8.5 तक। तो ये दोस्तों, ये क्या है, इसका किसका गुण हो सकता है? ये क्षारीय का गुण है।
तो इस प्रकार से काली मृदा जो होती है कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। ये आपका आंसर रहा, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। तो काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। याद रखेंगे पीएच मान हमने बताया 7.5 से लेकर 8.5 तक जो होता है काली मिट्टी का पीएच मान होता है। सेम इसी प्रकार हमने आपको जो है जलोढ़ मृदा की मैंने पीएच मान बताया था। जलोढ़ मृदा का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, और इसी प्रकार जो लाल पीली मिट्टी होती है ये अम्लीय प्रकृति की होती है, इसका पीएच मान जो होता है 7 से नीचे होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से काली मृदा के बारे में बहुत सारी मैंने थ्योरी में बताया था कि ये काली कपास के लिए उपयुक्त होती है। इसीलिए काली कपास की मिट्टी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है, चेरनोजम मिट्टी कहा जाता है, काली करेल की मिट्टी कहा जाता है, करेल मिट्टी। तो इस प्रकार से काली मिट्टी के कई उपनाम भी हैं। ये कपास के उत्पादन और सोयाबीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार यहाँ मूंगफली का भी अच्छा उत्पादन होता है। और चूँकि काली मिट्टी जो है तो मालवा क्षेत्र में पाई जाती है, जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया है। तो मालवा क्षेत्र जो है गेहूं का डलिया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ ऑप्शन भी दिए हुए हैं, रेगुर, बांगर, खादर, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने जो है तो बताया भी आपको, इसलिए मैं सोच रहा था कि चूँकि मैंने थ्योरी क्लास में बताया है तो आप भी आंसर देते रहें। ठीक है, तो काली मिट्टी का क्या नाम है, ध्यान देंगे, रेगुर मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। एमपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है कि रेगुर मिट्टी की किस मृदा को कहते हैं। तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं। लेकिन रेगुर के अतिरिक्त भी मैंने अभी नाम बताया, चेरनोजम, करेल, इन नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। अगला क्यूज है, देखें अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बताना है, बताइएगा। जैसा कि अभी बताया गया, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश का जो मालवा प्रदेश है यहाँ सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के आने वाले जिले धार, देवास, उज्जैन, इंदौर, ये जिले जो हैं तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। और सूती वस्त्र उद्योग के कारण ही इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। तो याद रखेंगे, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है दोस्तों, काली मिट्टी उपयुक्त है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पास ये देख लेते हैं आंसर, यहाँ भी आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप बताते रहना। चलिए आगे चलते हैं। अगला 6वां क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो दोस्तों आपको पता है कि बुंदेलखंड में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। याद रखेंगे, बुंदेलखंड के पठार में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। लेकिन जो रीवा पन्ना पठार है और पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार है वहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और इधर देखेंगे, लाल पीली मिट्टी के जस्ट कह सकते हैं पश्चिम में, चूँकि मालवा आता है और नर्मदा सोन घाटी आती है, तो पश्चिम एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है। तो देखेंगे काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, मिश्रित मिट्टी कहते हैं। तो इसका सही आंसर देखिएगा दोस्तों क्या होगा। इस बुंदेलखंड पठार में जो है तो कह रहा है कि उसके दक्षिण में कौन सा एरिया है, काली मिट्टी का एरिया है। थोड़ा ऐसे समझना, बल्कि अभी मैप के माध्यम से मैंने बताया भी था, लेकिन थोड़ा ऐसे समझना है जैसा कि ये वाला जो क्षेत्र है आपका जो है पूरा ये मध्य प्रदेश हो गया आपका। ठीक है, और इस प्रकार से देखेंगे बुंदेलखंड पठार कौन सा है, ये एरिया बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, हमने अभी बताया कि ये मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र है और ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो इधर लाल पीली मिट्टी और इधर काली मिट्टी का एरिया है। इस प्रकार से इसका मिश्रण हुआ। तो मुख्य रूप से बुंदेलखंड का जो दक्षिण भाग है, कौन सा, ये वाला भाग, दक्षिण भाग ये है। यहाँ चूँकि मालवा संपर्क रखता है, अतः यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ कौन से है, बुंदेलखंड पठार के दक्षिण में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा समझते भी रहना है। यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न से आशय ये नहीं है कि केवल आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा थ्योरी का भी ज्ञान रखना है। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड के बारे में भी जानना है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाएँ और जान पाएँ, जिससे आज तो क्यूज देख रहे हैं आप, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं, कल जब आप पेपर दें तो आपसे बेहतरीन
बने भी। चलिए आगे चलते हैं, मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है? तो अभी हमने मैप में भी बताया है कि मालवा का जो पठार है किस मिट्टी से मिला है। समृद्ध मिट्टी, कोई मिट्टी होती ही नहीं है, लाल एवं पीली मिट्टी, काली मिट्टी और कछारी मिट्टी। तो हमने बताया कि मालवा का पठार काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, सा होगा। ठीक है, काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी भी 3 प्रकार की होती है दोस्तों, है ना। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक साधारण काली मिट्टी होती है, दूसरी है गहरी काली मिट्टी और तीसरी है छिछली काली मिट्टी। तो जो साधारण काली मिट्टी होती है मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में पाई जाती है, कुछ मध्य भारत के पठारी एरिया में थोड़ा बहुत। फिर इसके पश्चात देखेंगे जो नर्मदा सोन घाटी है, यहाँ गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और इसके पश्चात जो तीसरी है छिछली काली मिट्टी, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी में पाई जाती है। चूंकि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का विस्तार पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर के पश्चिमी मध्य प्रदेश तक है, यहाँ गुजरात तक है, महाराष्ट्र और गुजरात तक है, राजपीपला की पहाड़ियों तक है। तो यहाँ छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। तो मालवा का पठार किस मिट्टी के लिए जाना जाता है? काली मिट्टी के लिए। यदि यहाँ कभी काली मिट्टी ना है तो साधारण काली मिट्टी भी आ सकता है, ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है। चलिए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आप भी आंसर देते रहना बेटा। चलिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने आपको बताया था कि काली मिट्टी पाई जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस ऑप्शन में काली मिट्टी ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, छिछली काली मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो छिछली काली मृदा, चूंकि काली मिट्टी को ही बता रहा है ना, तो यहाँ बता रहा है 7.9 से 9.7, 7.5 से 8.5, 8 से 9.5 और 7। तो चूंकि हमने काली मिट्टी का भी पीएच मान आपको बताया ही था, याद होगा कि 7.5 से 8.5 जो है तो काली मृदा का पीएच मान है। तो चाहे साधारण काली मिट्टी आपसे पूछ ले, चाहे आपसे गहरी काली मिट्टी पूछ ले, चाहे छिछली काली मिट्टी पूछ ले, ये पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं, ये आपको गुमराह करने का अलग तरीका है दोस्तों। लेकिन काली मिट्टी का तो पीएच मान 7.5 से 8.5 ही होता है, तो कोई भी पूछा जा सकता है, ये तो पूछने का तरीका ही अलग था। चलिए, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, तो विचलित नहीं होना है। लाल पीली मिट्टी प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है? यहाँ ऑप्शन है मालवा पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी। तो लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से, जैसा कि हमने बताया था कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाई जाती है, और पूर्वी भाग मतलब पूर्वी पठार। तो मध्य प्रदेश में पूर्वी पठार के नाम से किसे जाना जाता है? बघेलखंड के पठार को। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बघेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश के पूरब में कौन सा पठार है? बघेलखंड का पठार। अतः इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, बघेलखंड। तो मध्य प्रदेश में पीली मिट्टी जो है तो कहाँ पाई जाती है? बघेलखंड में। इसका पीएच मान जो होता है कितना होता है? ये 7 से कम होती है। कुल मिला के अम्लीय प्रकृति की होती है, और अम्लीय प्रकृति की जो खेती होती है वो धान की होती है। अतः लाल पीली मिट्टी धान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न में देखेंगे, निम्न में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है? काली मृदा, कछारी मृदा, जलोढ़ मृदा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि नदियों के द्वारा जब नदियां अवसादों को बहाकर जमा करती हैं, और उससे निर्मित जो जलोढ़ मृदा होती है, जिसे कछारी मृदा के नाम से भी जाना जाता है और दोमट मृदा के नाम से भी जाना जाता है, का जमाव होता है ना। कह सकते हैं जो जलोढ़ मृदा के भी प्रकार होते हैं, बांगर और खादर, आपने पढ़ा ही होगा, नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। तो ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, चूँकि नदियाँ जो है तो अवसाद को जमा करती जाती हैं नदियों के किनारे, और वो अवसाद जो होता है तो जमा होने की वजह से सड़ने और गलने से खाद का रूप धारण कर लेता है। अतः सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी क्या होती है? सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जो होती है तो जलोढ़ मृदा होती है दोस्तों। तो चलिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, देखिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ होती है। क्योंकि हमने बताया कि नदियां जब अवसाद को जमा करती जाती हैं, और अवसाद के जमा करने से
जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, ये भी है महत्वपूर्ण जलोढ़ मृदा से कि ये मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है। तो अभी जैसा कि हमने ऊपर प्रारंभ में दिखाया है कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जलोढ़ मृदा जो है तो चंबल संभाग में पाई जाती है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, चंबल और होशंगाबाद संभाग में मुख्य रूप से ये पाई जाती है, इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन है 12वां है, किसकी कमी के कारण मिश्रित मृदा कम उपजाऊ होती है। देखिएगा यहाँ न्यूट्रिशन से है, या कह सकते हैं जो मिनरल से होते हैं। देखिएगा मिट्टी में चूंकि पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसमें खेती होती है, यदि किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो क्या होता है, कृषि या उत्पादन बहुत कम होता है। तो किस पोषक तत्व की कमी के कारण मिश्रित मिट्टी अर्थात बुंदेलखंड क्षेत्र में कम उपज होती है या कम उपजाऊ मिट्टी होती है। तो देखिएगा कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है मिश्रित मिट्टी में, याद रखना है। फास्फेट की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, इन सभी पदार्थों की टोटल कमी होती है। अतः इसका ऑप्शन सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। सही आंसर क्या है, डी ऑप्शन। तो मिश्रित मृदा में फास्फेट, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। यही कारण है कि यहाँ मोटे अनाज अधिकतर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न है, कछारी मृदा किसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो बताना है कछारी जो मृदा किसके लिए उपयुक्त नहीं होती है, गेहूं, गन्ना, तिलहन और धान। ठीक है, तो कछारी जो मृदा है, ये कछारी मृदा किसके लिए, अब कछारी मृदा कौन सी है, कौन सी एरिया हमने आपको बताया था, मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि जलोढ़ मृदा को ही कछारी मृदा के नाम से जाना जाता है। तो किस मृदा के लिए उपयुक्त, किस कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, तो गेहूं, गन्ना, तिलहन और धान। इसका सही आंसर होगा धान, क्योंकि धान के लिए अम्लीय प्रकृति वाली मृदा की आवश्यकता होती है। और अम्लीय प्रकृति की जो मृदा होती है वो कौन सी है, लाल पीली मिट्टी है। और लाल पीली मिट्टी बघेलखंड के पठार में या पूर्वी पठार में पाई जाती है। तो इस प्रकार से, और कछारी मृदा कहाँ पाई जाती है, ये चंबल संभाग हो गया आपका, जिसे जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से धान की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। ध्यान रखेंगे कि जो जलोढ़ मृदा होती है उदासीन प्रकृति की होती है, इसका pH मान 7 होता है। तो ये सारी जानकारियां भी देखते रहना है। चलिए आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव, जिसे सॉइल इरोजन भी कहते हैं, की समस्या है। जबलपुर, भोपाल, मुरैना, खंडवा। वैसे आपको पता है कि सबसे बड़ी मृदा अपरदन करने वाली नदी मध्य प्रदेश की चंबल है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की सर्वाधिक मिट्टी का कटाव करने वाली, सॉइल इरोजन करने वाली नदी है। और इससे प्रभावित जिले हैं चंबल संभाग के श्योपुर, मुरैना और भिंड। जिसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है दोस्तों, मुरैना है। तो याद रखेंगे मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है, मुरैना है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, मुरैना। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा मृदा अपरदन के बारे में और भी बताना चाहूँगा दोस्तों। मृदा अपरदन 3 कारणों से, मुख्य रूप से 3 कारण बताए जा सकते हैं कि जब गुरुत्वीय विस्थापन, पृथ्वी का गुरुत्वीय विस्थापन के कारण जब पृथ्वी जमीन में कणों को छोड़ देती है, मिट्टी के कणों को छोड़ देती है। दूसरा कारण है कि बहुत ज़्यादा जब वर्षा होती है तो मिट्टी का ऊपरी लेयर जो उपजाऊ होती है वो बह जाती है। और तीसरा जो है तो धूल बन करके भी जो है तो मिट्टी का बहाव हो जाता है। इस प्रकार से 3 कारण से जो है तो मृदा कटाव होता है, मिट्टी का कटाव होता है। जो भूमि उपजाऊ होती है वो बह के चली जाती है, और जो अनुपजाऊ भूमि रह जाती है वहाँ खेती अच्छी नहीं हो पाती है। इस कारण से मृदा अपरदन की समस्या को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा गया है। क्या कहा गया है, रेंगती हुई मृत्यु, क्योंकि जो किसान होते हैं हर वर्ष इनको समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मृदा अपरदन की समस्या को कैसे रोका जा सकता है, कैसे रोकथाम किया जा सकता है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। थोड़ा यहाँ जलवायु के बारे में भी क्वेश्चन आया है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु, शुष्क जलवायु, गर्म एवं शुष्क जलवायु, ठंडी जलवायु।
तो जैसा कि आपको पता है कि यदि मानसून के आधार पर कहा जाए तो कैसी जलवायु है यहाँ मध्य प्रदेश की, मानसूनी जलवायु है। ठीक है, याद रखेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु दो प्रकार से पढ़ी जाती है। देखिएगा, मध्य प्रदेश की जलवायु दो प्रकार से प्रभावित है। एक तो कर्क रेखा की वजह से प्रभावित है, चूंकि मध्य प्रदेश के मध्य से 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, अतः कर्क रेखा की वजह से मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। लेकिन दूसरी तरह से यदि कहा जाए तो मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है, लैंड लॉक्ड स्टेट है। इसके कारण मध्य प्रदेश जो है तो यहाँ दूसरी प्रकार की जलवायु भी देखने को मिलती है, जिसे महाद्वीपीय जलवायु भी कहते हैं, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार से जलवायु यहाँ देखने को मिलती है, या पढ़ने में कहा जा सकता है कि दो प्रकार की जलवायु हैं। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार क्षेत्र में वर्षा किसके मानसून से होती है? मालवा पठार में वर्षा किसके मानसून से होती है? मतलब अरब सागर से उठने वाला मानसून, हिंद महासागर से उठने वाला मानसून, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून, या कच्छ की खाड़ी से उठने वाला मानसून या पवनों से। तो देखिएगा जो मालवा पठार है, अब देखिए जो भारत का ये क्षेत्र है दोस्तों, समझिएगा, और मालवा पठार मध्य प्रदेश की एरिया क्या होगी, लगभग ये एरिया मध्य प्रदेश की ये होगी, यहाँ देखेंगे, सॉरी, ठीक है, ये मालवा क्षेत्र होगा आपका। तो आप देखेंगे मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कहाँ से होगी, ये अरब सागर से उठने वाले मानसून से। ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी है और मध्य प्रदेश में वर्षा ऐसे भी होती है, बंगाल की खाड़ी से भी उठने वाले मानसून से भी होती है। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, ये जो क्षेत्र है, थोड़ा समझेंगे कौन सा क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का जो पूर्वी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ दोनों ही प्रकार की पवनों से, दक्षिण पश्चिम मानसून और दक्षिण पूर्वी दोनों ही मानसून से वर्षा होती है। कहने का अर्थ ये है कि दक्षिण पश्चिम मतलब अरब सागर और दक्षिण पूर्वी मीन्स बंगाल की खाड़ी, दोनों ही मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है। तो बताया ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि मालवा पठार क्षेत्र में वर्षा किसके मानसून से होती है, तो अरब सागर से होती है। इसका सही आंसर देखेंगे यहाँ पास अरब सागर, ये देखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका अरब सागर होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी क्षेत्र अत्यधिक गर्म क्यों होता है? नर्मदा घाटी क्षेत्र अत्यधिक गर्म क्यों होता है? आप भी बताइएगा, थ्योरी क्लास में पढ़ा है। विषुवत रेखा पर होने के कारण, कर्क रेखा के समीप होने के कारण, मकर रेखा के समीप होने के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नर्मदा घाटी जो है तो गर्म होने का क्या कारण है? और हमने बताया था कि मध्य प्रदेश की जलवायु किससे प्रभावित है, कर्क रेखा से प्रभावित है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ देख लीजिएगा, दिख गया आपको सही आंसर क्या होगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि मध्य प्रदेश की जलवायु कर्क रेखा, मध्य प्रदेश की मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है। तो इस प्रकार से देखेंगे, नर्मदा सोन घाटी अत्यधिक गर्म इसी कारण होता है क्योंकि इस क्षेत्र से मध्य से जो है तो कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? यहाँ ऑप्शन दिए हैं 4, 3, 2, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि जब मृदा और जलवायु पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की, तो ऋतुएं भी पढ़ा जाता है, ऋतु। तो मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। चलिए मैं ऋतु से संबंधित भी थोड़ा फैक्ट आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे कि देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु हो गया, शीत ऋतु हो गया और वर्षा ऋतु हो गया। जो ग्रीष्म ऋतु है इसको मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर यूनाला कहा जाता है। क्या दोस्तों, याद रखेंगे, ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय स्तर पर यूनाला कहा जाता है। तो ये हो गया ग्रीष्म ऋतु। फिर इसके पश्चात देखेंगे जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु को ग्रीष्म क्षेत्रीय स्तर पर या स्थानीय स्तर पर सियाला कहा जाता है। क्या? सियाला। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को सियाला के नाम से जाना जाता है। और बचा तीसरी ऋतु है, वो कौन सी है? तीसरी ऋतु है आपकी वर्षा ऋतु। तो मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है? चौमासा कहा जाता है, चौमासा। तो याद रखेंगे बच्चों, ये क्लास में पढ़ाया गया था, यदि आपको ध्यान होगा तो बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं। और मध्य प्रदेश में लौटते हुए मानसून से, जो कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में वर्षा होती है, उसे मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों?
मावठ, मावठ कहते हैं या मावठा कई बार लिखा मिलता है किताबों में, तो बात वही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की ऋतुएं हैं। 3 प्रकार की ऋतुएं हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया है, ये बताना है। बालाघाट, ग्वालियर, गुना, गंज बसौदा। तो देखिएगा जो पुराना रिकॉर्ड है, देखिएगा कौन सा है, ये शायद 1999 में रिकॉर्ड किया गया था, गंज बसौदा। ठीक है, तो इस हिसाब से कहा जाएगा विदिशा जिला के अंतर्गत आता है गंज बसौदा, जहां मध्य प्रदेश में 49 डिग्री सेल्सियस, कितना 49 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि सर्वाधिक था। लेकिन दोस्तों याद रखना कि अभी हाल ही में 2022 में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सर्वाधिक गर्म जिला जो है तो आपके मध्य प्रदेश का राजगढ़ था। तो याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और राजगढ़ गर्म क्यों था? क्योंकि वो राजस्थान से संपर्क रखने वाला एरिया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक डिजर्ट यदि कहा जाए तो कहाँ है, रेगिस्तान कहाँ है? राजगढ़ जिला में। तो याद रखेंगे सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है और गर्म होने के कारण यही हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश का अब तक चूंकि किताबें अपडेट नहीं की हैं, तो जो बताया जाता है तो क्या है, गंज बसौदा ही है। अभी आपको यही आंसर देना है। ठीक है, विदिशा जिले का गंज बसौदा सर्वाधिक यहाँ तापमान रिकॉर्ड किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? पुनः यहाँ आया कि पहले पूछा गया था मालवा में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ से होती है, अब आया है कि सबसे ज़्यादा वर्षा मध्य प्रदेश में कहाँ होती है। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में यदि कहा जाए तो सर्वाधिक वर्षा भारत में ही सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कहाँ से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिण मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, उपरोक्त सभी। तो सबसे ज्यादा वर्षा मध्य प्रदेश में किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। अतः इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। याद रखेगा कि यदि ऐसा प्रश्न बन जाए कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो फिर दक्षिण पूर्वी मानसून होगा। कौन सा होगा? दक्षिण पूर्वी मानसून, अर्थात बंगाल की खाड़ी से होने वाली मानसून से। चलिए, तो ये रहे दोस्तों लगभग 20 क्वेश्चन जो है तो मध्य प्रदेश की मिट्टी से थे। अब मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसा भी कलेक्शन किया है मध्य प्रदेश की मृदा और जलवायु से भी हैं, मतलब कह सकते हैं कुछ जलवायु से यहाँ हैं। तो अधिकतर क्वेश्चन आपको यहाँ जलवायु से मिलेंगे, चूँकि ऊपर की पार्ट में आपने देखा कि सबसे ज़्यादा मिट्टी से मिले हैं, अब जलवायु से मिलेंगे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। 21वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा है। तो मध्य प्रदेश की वार्षिक औसत वर्षा कितना है? वार्षिक औसत वर्षा से 12 महीनों में टोटल होने वाली वर्षा से है तो 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। याद रखेंगे मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है, क्लास में भी बताया गया था। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। दोस्तों हमने आपको बताया था, अभी मैप में बताया था, थोड़ा देखेंगे इधर भी देखिएगा कि जो भारत का ये थोड़ा यहाँ ढंग से देखना है कि जो भारत में कहें तो ये जो भाग है, तो जो ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है, मध्य प्रदेश बीचों बीच आता है। देखेंगे दक्षिण का ये भाग है मध्य प्रदेश का, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी से होने वाली वर्षा यहाँ पहुँचती है और इधर से देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून से भी वर्षा पहुंचती है। तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है जिसे बघेलखंड का पठार भी कहते हैं, और कुछ भाग जो है तो सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र भी आता है, तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में यदि कहा जाए तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, ये आप आंसर भी देख सकते हैं पूर्वी भाग में। ठीक है, अतः इसका सही आंसर क्या हुआ? डी ऑप्शन सही है, पूर्वी भाग। चलिए आगे देखते हैं, ये सही आंसर हो गया पूर्वी भाग। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार में अवस्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार में है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देखिएगा, यदि कहा जाता है सर्वाधिक वर्षा वाला एक स्थान की बात हो रही है तो पचमढ़ी है, लेकिन यदि क्षेत्र की बात हो रही है तो वो कौन सा है? पूर्वी पठार है या बघेलखंड का पठार है। तो यहाँ मालवा पठार है,
नर्मदा सोन घाटी है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है और उपरोक्त में से कोई नहीं है। हालांकि इन तीनों ऑप्शन में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, ठीक है, याद रखेंगे। इस ऑप्शन में यदि कहा जाए तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। लेकिन यदि टोटल यदि कहा जाए कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो पूर्वी भाग में होती है। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि चूंकि सबसे ज़्यादा वर्षा पूर्वी क्षेत्र में होती है, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूंकि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी भी पूरब में ही आता है, तो पूर्वी मैकाल श्रेणी में जो है तो क्या है, पचमढ़ी है आपका। याद रखेंगे, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार में आता है, तो भाई सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में कौन सा है, पचमढ़ी है। और पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर या अधिकतम 200 सेंटीमीटर तक जो है तो वर्षा रिकॉर्ड किया जा चुका है, सर्वाधिक वर्षा वाला प्लेस है। यही कारण है कि पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी या मौसिन राम भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा मंदसौर, रायसेन, भिंड की गोहद और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो भिंड का गोहद है ये मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। और मध्य प्रदेश में प्राकृतिक दृश्य से कहा जाए तो जो मध्य भारत का पठार है, कौन सा मध्य भारत का पठार, देखेंगे थोड़ा लोकेशन दोस्तों, जो मध्य भारत का पठार है वहाँ ये वाला क्षेत्र मध्य भारत का पठार है, याद रखेंगे ये क्षेत्र। तो मध्य भारत के पठार में सबसे कम वर्षा होती है और इस क्षेत्र में ही भिंड का गोहद तहसील में सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड किया गया है। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला प्लेस है भिंड की गोहद, ऑप्शन सी होगा सही। 55 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सबसे कम है, ठीक है। इसका आंसर भी यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए भिंड का गोहद। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय है, बताना है आपको कि मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय कब चालू होता है, जुलाई से अक्टूबर, मार्च से जून, नवंबर से फरवरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शीत ऋतु मतलब यहाँ शीत से आशा ठंडी ऋतु है। तो आपको पता है कि जो ठंडी का जो महीना है लगभग कब से शुरू हो जाता है, मध्य अक्टूबर से लेकर के मध्य मार्च तक रहता है। तो ये यहाँ पास नवंबर से फरवरी, हाँ। तो यदि एग्जैक्ट वास्तव में बात तो यह है कि मध्य अक्टूबर से प्रारंभ होता है और मध्य मार्च तक रहता है, लेकिन ये नवंबर और फरवरी तो ठंडी के ही महीने माने जाते हैं, शीत ऋतु के महीने माने जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय क्या है, नवंबर से फरवरी, ये आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 26वां प्रश्न है, स्थानीय भाषा में शीत ऋतु को क्या कहते हैं। अभी ऊपर मैंने बताया था सियाला, पिंपरा, स्योरा, मुर्खी। तो आप बताना क्या होगा सही आंसर, सियाला होगा। तो हमने बताया था ग्रीष्म ऋतु को यूनाला, शीत ऋतु को सियाला और वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है। और लौटते हुए मानसूनी वर्षा को क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। तो इस प्रकार से स्थानीय स्तर पर शीत ऋतु को सियाला कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जिससे नहीं बना होगा वही मूर्खी होगा। आशा करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। चलिए, चूंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सरल था, पढ़ाया भी था। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है, न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है, शिवपुरी, खजुराहो, भोपाल, भिंड। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, अभी मैंने बताया। देखिएगा, पूरा ऑल ओवर यदि कहा जाए, समझिएगा, औसत तापमान की बात हो रही है, तो पूरे वर्ष भर में औसत तापमान, न्यूनतम तापमान शिवपुरी का होता है। मध्य प्रदेश का सबसे औसत न्यूनतम तापमान शिवपुरी जिला का है, याद रखेंगे। लेकिन सबसे कम ठंडी समय में सबसे कम रिकॉर्ड कहाँ किया गया है, शिवपुरी में। लेकिन औसत तापमान सबसे कम कहाँ रहता है, पचमढ़ी का रहता है। वर्ष भर आपको याद रहे कि वर्ष भर वहाँ तापमान कम ही रहता है। तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया, शिवपुरी का। यदि औसत तापमान कहा जाता है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान सबसे कम कहाँ है, तो पचमढ़ी का है, ऐसा है। तो इस प्रकार के इसे आंसर दिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर है। बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने किया दोस्तों। राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर है, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। तो कहाँ है, इंदौर में है। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े जारी करने संबंधी वेधशाला कहाँ है, इंदौर में है। ऋतु वेधशाला एक तरह से लेबोरेटरी है, ठीक है, याद रखेंगे। तो राज्य में ऋतु वेधशाला कहाँ है, इंदौर में है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ऋतु वेधशाला इंदौर में है। अगला प्रश्न है 29वां है और ये लास्ट है।
मध्य प्रदेश का औसत है, ध्यान से देखेंगे और इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है। मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। बच्चों आपका समय शुरू होता है, आप बताइएगा, इसके पश्चात मैं बताऊंगा। चलिए तो बताइए आंसर कमेंट में अभी बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश का औसत तापमान है 21 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे मध्य प्रदेश का वार्षिक या औसत तापमान कितना है? 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है बच्चों। आज हमने देखा है मध्य प्रदेश की मृदा, जलवायु और ऋतुओं से संबंधित क्वेश्चन पढ़ा है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा करने में, चूँकि थ्योरी भी पढ़ा था। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों, इष्ट मित्रों को शेयर भी करें। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहें।